बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ नताशा एकेडमी। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसके अंदर वापस से हमारे पास MCQs हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के होंगे। अभी हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं MCQs वो हमारे पास हैं चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के MCQ सॉल्व करेंगे। नंबर 1 MCQ हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टाइन। तो इसका राइट ऑप्शन है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है ये आपने याद रखना है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8 और एटॉमिक मास 16। नंबर 3 पे हमारे पास है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है? ये तो सबको पता होगा कि न्यूक्लियस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, ऑप्शन बी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर 4 पे हमारे पास है, डैश रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी रेज हैं, इनमें से कौन सी रेज हैं जो नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में? तो कौन सी रेज होंगी वो देखें। बीटा रेज कौन सी रेज होती हैं? नेगेटिव रेज। नेगेटिव रेज किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी? पॉजिटिव की तरफ। और गैमा रेज तो हमारे पास न्यूट्रल रेज होती हैं, वो किसी की तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं होती। अल्फ़ा रेज हमारे पास पॉजिटिव रेज होती हैं। तो ये किस चीज़ पे, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी? पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 5। MCQs 5 में है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स आर। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होती हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थी हमारे पास? जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत सारी क्या हो रही थी हमारे पास? कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ डिफ्लेक्ट हुई और कुछ क्या हुई? बाउंस हुई, बाउंस बैक, वापस मुड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? फ्यू रेज आर बाउंस्ड। राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, बाउंस। नंबर 6 पर है हमारे पास, रेडियो एक्टिव रेज आर ऑफ। कितने टाइप्स की होती हैं रेडियो एक्टिव रेज? कितने टाइप्स की होती हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो हमारे पास कितने टाइप्स की हुई? 3 टाइप्स। राइट ऑप्शन है 3। नंबर 7 है हमारे पास, द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन। मास, एटम का जो मास है वो कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। किधर ज़्यादा होता है एटम का मास? कहाँ पर ज़्यादा होगा हमारे पास? शेल में, ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में या एनर्जी लेवल में? अब शेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, एनर्जी लेवल क्या है? शेल और ऑर्बिट बोथ आर सेम। कैसे? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व हो रहे होते हैं, जो उनका रिवॉल्विंग पैथ होता है उसको हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। इसी तरह एनर्जी लेवल्स भी डिफरेंट ऑर्बिट्स मिलकर या डिफरेंट शेल्स मिलकर एनर्जी लेवल बनाते हैं हमारे पास। तो इन जगहों पे ये तो पैथ है, तो ये तो कंसनट्रेटेड नहीं हो सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम ये हमारे पास कंसनट्रेटेड है। 8 है हमारे पास, हु पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक मॉडल इन 1911। किसने जो है एटॉमिक मॉडल रखा 1911 में? किसने रखा एटॉमिक मॉडल? एटॉमिक मॉडल तो सिर्फ हमारे पास हम पढ़ते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इनके नाम से भी है।
तो ये तो बहुत इजी ऑप्शन था हमारे पास। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नंबर 9 पे है हमारे पास, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कितना होता है, ये अच्छा जी आपको याद करना है। न्यूमेरिकल्स में भी पूछते हैं और कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही दे देते हैं जिसके अंदर हमें नीड होती है इलेक्ट्रॉन के मास की, प्रोटॉन के मास की, तो कभी कभी एग्ज़ाम में उन्होंने नहीं दिया होता, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड और कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद करनी है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास इलेक्ट्रॉन का 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम। राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मास ऑफ प्रोटॉन एस। प्रोटॉन का मास कितना होगा, प्रोटॉन का मास होता है हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 24। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है, यानी कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90। अच्छा, सबके ऑप्शन सेम है, बस एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ चेंज है, तो आपने एक्सपोनेंट याद रखना है, मिक्स नहीं करना। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, शुरू के जो इनिशियल्स डिजिट हैं इनके दोनों के सेम है, बस यहाँ पे 1.67 एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर 1.6 है, और एक्सपोनेंट आपने अलग से याद करनी है, दोनों की डिफरेंट है। मास ऑफ प्रोटॉन की है एक्सपोनेंट माइनस 24 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की है एक्सपोनेंट माइनस 90, ये ग्राम्स में। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन जो है हमारे पास जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हम ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन डैश इन द शेल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती है शेल में, तो किस पर डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन्स पर। जब हमारे पास जो ऑर्बिट होता है या शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे एटम या एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। सो राइट ऑप्शन इज सी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है, चलिए ये तो हमारे चैप्टर 3 के यहाँ तक 13 MCQ तक चैप्टर 3 के MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम चैप्टर 4 के MCQs सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इसका पहला MCQ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम रिजेंबल्स विद। ऑक्टेव लॉ के मुताबिक लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे सिमिलर हैं या किससे रिजेंबल करती हैं। तो अच्छा जी, लिथियम पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या। अच्छा जी, तो न्यूलैंड ने कहा था कि जितने भी हमारे पास एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका जो 8 एलिमेंट होगा उसी ग्रुप का उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। तो यानी ये जो हमारे पास चार्ट बनाया है हमने, इसमें से हम बताएंगे कि ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। ये जो एलिमेंट्स हैं और इनके एटॉमिक मासेस हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस की बेसिस पर उन्होंने अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे सिमिलर होंगी, 8 वाले से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी केमिकल एंड फिज़िकल वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये था उनका रूल, यानी स्टेटमेंट थी उनकी। ऑक्टेव, ऑक्टा का मतलब ही होता है हमारे पास 8,
जब भी उन्होंने अपने लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जैसे कि म्यूज़िक के नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा पा ता नी सा, तो सा और लास्ट पे भी क्या आ रहा है, सा, बोथ आर सेम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फर्स्ट और 8 की एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। ये था न्यूलैंड लॉ। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें क्या पता चला, लिथियम किससे रिजेंबल कर रहा है। देखिए इसमें था ना, लिथियम किससे रिजेंबल कर रहा है, लिथियम किस और किसकी प्रॉपर्टी सेम आएंगी, सोडियम की। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास है डॉबराइनर्स क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। डॉबराइनर की जो क्लासिफिकेशन थी वो किस पर बेस कर रही थी, ये बताना है। डॉबराइनर क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डॉबराइनर का रूल। डॉबराइनर का रूल क्या था, डॉबराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएट, ये रहा। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट और जो इसका सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और इसके थर्ड वाले का सम होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। यानी इसका जो एटॉमिक मास है और थर्ड वाले का जो एटॉमिक मास है, जब इन दोनों का हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आंसर आया 23। ये एटॉमिक मास किसका आ रहा है, सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एलिमेंट का, ठीक है। तो ये था हमारे पास डॉबराइनर लॉ ऑफ ट्राइएट का मतलब, ट्राई का मतलब 3। तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स लेकर अपना रूल का नाम ये लिख दिया, डॉबराइनर लॉ ऑफ ट्राइएट। और ये बेस किस पे हो रहा था, इसके अंदर क्या चीज़ें हमें सिमिलर नज़र आ रही थी, जब एटॉमिक मासेस सेंट्रल एटम के बन रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से अर्थमेटिक मीन लेकर, तो यहाँ पर केमिकल बिहेवियर हमें पता चला सेम था। मतलब उन्होंने केमिकल बिहेवियर की बेस पर ये लॉ इन्वेंट किया। ड्रॉबैक्स भी थे इन दोनों के, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और डॉबराइनर लॉ ऑफ ट्राइएट के। वो ये थे कि ये कुछ एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा था और बाकी एलिमेंट्स पे, मतलब फर्दर एलिमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म किया गया। थर्ड हमारे पास है, विच वन ऑफ दीज ग्रुप कैन मेक डॉबराइनर्स ट्राइएट। इन चारों में से कौन सा ग्रुप है जो डॉबराइनर ट्राइएट बना रहा है, कौन सा ग्रुप होगा। अच्छा जी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और बाकी देखिए ये अलग अलग हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन तो दोनों तो सेम है, बट ये अलग आ गया। इसी तरह यहाँ पे सेम है, फिर 2 अलग, 2 सेम है, 1 अलग, 2 सेम 1 अलग। तो यहाँ पर तीनों सेम एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और इन दोनों के एटॉमिक मासेस का जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के बराबर आएगा, इसलिए ये हमारे पास राइट ऑप्शन, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास, विच एलिमेंट ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द कर्व ऑफ लॉथर-मेयर ग्राफ। इनमें से कौन से जो हैं एलिमेंट्स हैं, या कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो लॉथर-मेयर के ग्राफ पर पीक कर्व बना रहे थे, तो कौन से हैं। अच्छा जी, लॉथर-मेयर का जो हमारे पास ग्राफ है वो ये रहा। लॉथर-मेयर ने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो किसके अगेंस्ट किया था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के, सही। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला था उन्होंने, एटॉमिक वॉल्यूम निकाला था उन्होंने एटॉमिक वेट को डिवाइड करवाया था डेंसिटी से, इस तरह से एटॉमिक वॉल्यूम आ गया हमारे पास एलिमेंट्स का। जब एटॉमिक वॉल्यूम आ गया तो उन्होंने वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम को प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पर एटॉमिक मास को प्लॉट किया और सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब जो हमारे पास पीक्स बन रही थी, एक ग्राफ एक आया हमारे पास, उसके अंदर जो सबसे हाई पीक आ रही थी वो सारे एलिमेंट्स कौन से थे, अल्कली मेटल्स थे। तो पीक कर्व हमारे पास किसके आए, अल्कली मेटल्स के।
लॉथरमेयर की क्लासिफिकेशन से हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ, 3 फ़ायदे हुए। एक तो सिमिलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का पता चला जो ग्राफ पर सेम है, यानी ये पीक्स आ रही हैं, ये सेम है एट सेम पोजीशन, तो इनकी क्या हुआ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम हुई। इसी तरह यहाँ पर देखें कुछ ये वाली पीक्स सेम आ रही हैं, सेम पोजीशन पर आ रही हैं, तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो दूसरी चीज़ अल्कली मेटल्स पीक जो आई हमारे पास वो कर्व पीक आई, तो इससे पता चला कि लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम था अल्कली मेटल्स का, इसलिए उनकी कर्व जो है हमारे पास पीक कर्व आई। और पीरियोडिसिटी का हमें पता चला लॉथरमेयर की क्लासिफिकेशन से। अच्छा जी, अभी तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि कर्व पीक ऑफ द कर्व ऑफ लॉथरमेयर ग्राफ किसकी थी। अभी हमने पढ़ा कि अल्कली मेटल्स की आई थी, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट पे करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल हमारे पास दो हैं, एक तो मेंडलीव का है और एक है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मूज़ले की वजह से हमें मिला। कितने पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कितने पीरियड्स हैं मॉडर्न के अंदर, तो 7th है। और हाउ मैनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, थे 12। ठीक है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और हाउ मैनी ग्रुप वर प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर भी 8 ही ग्रुप थे। नेक्स्ट, डैश मेटल आर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। डैश मेटल जो है हमारे पास कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। सिर्फ एक वाहिद ही हमारे पास मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें रूम टेम्परेचर पे, जो कि हम थर्मामीटर में भी देखते हैं। थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी, लिक्विड मरकरी जो कि मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, मरकरी। नेक्स्ट हमारे पास है विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज स्टिल इनकम्प्लीट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा पीरियड है जो अभी तक इनकम्प्लीट है, वो हमारे पास एक ही पीरियड है, 7th पीरियड अभी तक हमारे पास इनकम्प्लीट है और रिसर्च जारी है। ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू फर्स्ट ए ग्रुप आर मेटल्स एक्सेप्ट। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने भी मेटल्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, एक्सेप्ट किसके अलावा, आप बताएं। पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन तो गैस है, तो हाइड्रोजन के अलावा फर्स्ट ग्रुप के अंदर सारे हमारे पास मेटल्स हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ए ग्रुप का सेकंड, अच्छा फर्स्ट ए ग्रुप का नाम क्या है हमारे पास, अल्कली मेटल। फर्स्ट ए ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। एलिमेंट दैट बिलोंग टू देयर ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ देयर। एलिमेंट्स जो ग्रुप के अंदर हमने रखे हैं, हमने नहीं मतलब पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, वो किसकी बुनियाद पर रखे गए हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर। यानी जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा। यानी एक एलिमेंट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन की, मैं एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास न्यूक्लियस, फिर ये हमारे पास एक फर्स्ट शेल आता है और ये आ गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। ये क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कितना है, 1।
तो इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। यानी कोई भी एलिमेंट हो उसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट ग्रुप में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सेकंड ग्रुप में चला जाएगा, 3 होंगे तो थर्ड ग्रुप में चला जाएगा। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। ठीक है। 12th है हमारे पास एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू देयर ग्रुप। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर अरेंजमेंट की गई है ग्रुप्स में। नंबर 13 पर है हैलोजन बिलोंग टू ग्रुप। हैलोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? हैलोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? हैलोजन कौन से ग्रुप का नाम है? ये आपने याद होना चाहिए। 7th ग्रुप का नाम है हैलोजन। तो हैलोजन के लिए ये 7th ग्रुप कहाँ पे है? ये रहा 7th। हैलोजन बिलोंग टू 7th ग्रुप। डैश नेम असाइन फॉर दी सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के लिए कौन सा नेम असाइन किया गया है? अल्कली मेटल्स तो हम किसे कहते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं। हैलोजेंस किसको कहते हैं? 7th ग्रुप को। नोबल गैसेस किसको कहते हैं? 8A ग्रुप को। और नोबल गैसेस का दूसरा नाम क्या है? इनर्ट गैसेस। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? डी, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। What is formed on the removal of electron from a neutral atom? क्या बनेगा हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा न्यूट्रल एटम से? न्यूट्रल एटम हमारे पास है, ये रहा न्यूट्रल एटम, समझे? Na हमारे पास है न्यूट्रल एटम। अब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो रिमूव होने की वजह से क्या हो रहा है? रिमूव होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम क्या होता है? कैटाइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन में? पॉजिटिव आयन। ये सब चीज़ें याद रखनी है। 2 नाम भी हैं किसी किसी चीज़ के, तो वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं। MCQ नंबर 16 हमारे पास है व्हाट हैपन टू द एनर्जी ऑफ एन एटम व्हेन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म। क्या होगा एनर्जी का जब हमारे पास पॉजिटिव आयन बनेगा? ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बन गया, तो अब इसकी एनर्जी में क्या होगा? तो एनर्जी जब पॉजिटिव आयन बनता है तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। यानी जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और रिमूव होने की वजह से पॉजिटिव आयन बना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डिक्रीज्ड इन अ ग्रुप फ्रॉम। आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से डिक्रीज़ हो रही है ग्रुप्स में? सिर्फ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने बनाया तो है पीरियोडिक टेबल, रफ सा स्केच बनाया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसी तरीके से होता है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए के बाद हमारे पास आएगा फोर्थ ए, फिफ्थ, 6, 7 एंड देन 8। ये सारे क्या है हमारे पास? ए ग्रुप के एलिमेंट्स। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए। ठीक है, उसके बाद ये जो
बीच में हमने ये इतना गैप छोड़ा है, ये सारे कौन से एलिमेंट्स है? बी ब्लॉक कहलाता है ये। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास दो रॉज आती हैं, वो क्या है? एक होती है लेंथेनाइट सीरीज और ये एक्टिनाइट, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उनके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उन्हें फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है। सेकंड ए ग्रुप में जो रखे गए हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए उन्हें सेकंड में रखा गया है। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ठीक है। अच्छा जी, जो एटम होता है वो क्या करना चाह रहा होता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, यानी अपने वैलेंस शेल को वो कंप्लीट करना चाह रहा होता है। लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास आ जाएं तो वो कंप्लीट कहलाया जाता है। इसी तरह 8 ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7th एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए थे, लेकिन 7th होते हैं हमारे पास, और वो उनके क्या होते हैं? ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है। इसकी वजह से इन्हें इनर्ट गैसेस का नाम दिया गया है। ये रिएक्शन नहीं करते, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये रिएक्शन करते हैं। और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ ये तो एफ ब्लॉक की कहलाती हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये एस ब्लॉक कहलाता है, पी ब्लॉक, डी और अच्छा उसकी तो अभी नीड नहीं है 9th क्लास में, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स, सेकेंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड के बाद हमारे पास थर्ड पे आएगा, थर्ड पे हमारे पास होता है बोरोन फैमिली, उसके बाद है कार्बन फैमिली, उसके बाद आएगा हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हैलोजन, उसके बाद नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ठीक है। ये तो थे इनके नाम। आपने ये नाम याद रखने हैं कि कौन से ग्रुप का क्या नाम है। यहाँ पर क्या था कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में किस तरीके से डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, जब यहाँ पर जो हमने एलिमेंट्स रखे हैं उनमें क्या हो रही है? इनके शेल्स बढ़ते हैं, मतलब लास्ट शेल में इनके क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रुप्स के अंदर, मगर आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो रही होगी? डिक्रीज़ हो रही होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होगी ग्रेजुअली, ठीक है। तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम, टॉप और ये है हमारा बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। और इसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होंगी टॉप टू बॉटम। यहाँ पर हमारे पास क्या राइट ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हैज़ वैलेंसी 1, इट्स ग्रुप इज, सोडियम की वैलेंसी क्या आ रही है? 1, तो इसका ग्रुप कौन सा होगा? अभी बताया था मैंने कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, यानी इसके अंदर लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है Mg प्रेजेंट इन सेकेंड ए ग्रुप, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी? Mg जो है सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा वही उसकी वैलेंसी भी होगी। सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। सो राइट ऑप्शन इज सी। लास्ट MCQ हमारे पास है, ऑन व्हाट बेसिस मूसले अरेंज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। मूसले ने किस बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट की? तो राइट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेसिस पर मूसले ने
एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अच्छा सा मिल गया। और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसको मोसले ने कवर किया और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिला। अच्छा जी, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जो कि 2 चैप्टर्स पर बेस्ड था, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। आप देख लें सारे MCQs, और अगर कोई और MCQs या और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारे MCQs। अच्छा जी, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।